लेकिन आज देखिए, आज लोग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को मिस कर रहे हैं कि यार वो कैसा लीडर था। लैंड टू टिलर, गरीबों में ज़मीनें बांट दी, बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स थे उनसे ज़मीनें लेकर गरीबों को दे दी। आज लोग शेख अब्दुल्ला को याद कर रहे हैं, उसको दुआएं दे रहे हैं। और अल्टीमेटली ये कौन सी सरकार आई कि जो कहती है हम गरीबों से ज़मीनें लेंगे और सरमाएदार को देंगे। वाह क्या बात है। हिलाल राथर जो है वो सीबीआई की प्रोसिक्यूशन फेस कर रहा है। 11 महीने के बाद हिलाल राथर की ज़मानत होती है, लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह, ममता सिंह, जुगल किशोर, कविंदर गुप्ता, इनके लिए कोई कानून नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। तो क्या ये दो कानून नहीं है क्या? कि जम्मू कश्मीर में मकान तोड़ने के आर्डर निकाले जा रहे हैं, गरीबों को वैरान करने के आर्डर निकाले जा रहे हैं। आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने कौन सा गुनाह किया है, क्या कहना चाहिए? डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट्स ने खत लिखे थे कविंदर गुप्ता जी को, बाली भगत जी को, सुनील शर्मा जी को और बीजेपी के लीडरान को कि जनाब आप अपनी कोठियां जो हैं, मिनिस्ट्रियल बंगलो जो हैं वो खाली कर दीजिए। कब तक? 23 दिसंबर 2018 तक कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आप देख लीजिए, अभी मैंने कोई 1 महीना पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत दरख्वास्त दी। मैंने कहा बताइए क्या कार्रवाई की। कहते हैं जी एविक्शन एक फेज्ड मैनर में की जा रही है। ठीक है, बाकी तमाम अपोजिशन, बाकी तमाम जमात के जो लोग हैं, 107 लोगों को बेदखल कर दिया गया, लेकिन इनके मुतल्लिक़ कहते हैं कि हमें फेज्ड मैनर में करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन। नाज़रीन किराम, इस वक्त जम्मू शहर के अंदर मैं मौजूद हूँ और आपको पता है, आप बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त किस तरफ जा रही है। कहीं पर लोगों को, हमारे नौजवानों को पीएसए के तहत सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, कहीं पर हमारे नौजवानों को लाठी चार्ज हो रहा है, हमारे नौजवानों पर, हमारे मुलाजमों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, और कहीं पर ज़मीनों को छीना जा रहा है, कहीं पर मकानों को तोड़ने के आर्डर निकाले जा रहे हैं। बहरहाल इस सब पर आज हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट शेख शकील साहब मौजूद हैं। हम इनसे तफसीलन बात करेंगे, ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि दफ़ा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में एक ग्रीन सिग्नल दिया गया था। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेके बहुत बड़ा सरकार का जो कहना था कि जम्मू कश्मीर के हालात हम बिल्कुल किस अच्छे ट्रैक पे ले जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मकान तोड़ने के आर्डर निकाले जा रहे हैं, गरीबों को वैरान करने के आर्डर निकाले जा रहे हैं। आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने कौन सा गुनाह किया है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि वादा तो ये किया गया था कि यहाँ पे विकास करना है, वादा तो ये किया गया था कि यहाँ से आतंकवाद का खात्मा करना है। आप देख लीजिए, जहाँ तक तो आतंकवाद का ताल्लुक़ है वो जम्मू भी एंटर हो चुका है। आप देख रहे हैं कि जम्मू में आईडी ब्लास्ट हो रहे हैं, बिल्कुल। आप देख रहे हैं जम्मू में सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है, और इसके अलावा आप देख लीजिए परेशानी का आलम है पूरे जम्मू में। जम्मू की आवाम ने ढोल और नगाड़े बजाए थे जब 370 और 35 से तोड़ा गया था, इस उम्मीद में कि यहाँ पे विकास की नदियाँ बहेंगी। लेकिन आप देख लीजिए अगस्त 2019 के बाद जम्मू का शहर, जिसको मंदिरों का शहर कहते थे, ये आजकल ग्लोबली इसका नाम पड़ गया, ये प्रोटेस्ट सिटी है। बिल्कुल। रोज़ डंडा चलता है यहाँ पे, और डंडा किस पे चल रहा है? हमारी बेटियों पे चल रहा है, हमारे नौजवानों पे चल रहा है, जो क्या मांग रहे हैं, जो बेचारे, अगर पिछली सरकार ने अगर उनको कहीं रहबरे खेल लगाया था, रहबरे जंगलात लगाया था, रहबरे तालीम लगाया था, रहबरे सेहत लगाया था, ये कहते हैं जी पिछली सरकारें चोर थी सारी। बिल्कुल। वो बदमाश थे, वो लुटेरे थे, लेकिन हम जो आए हैं हमें कचरा मिला है। ये हमारी जो जनरेशन है, जो बेरोज़गार थी या जिसको रोज़गार दिया गया, कोई स्कीम्स इनोवेट की गई, रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात, ठीक है, ये कहते हैं जी ये हमें बैगेज दिया है पुरानी सरकार ने। आपने क्या दिया? आप मुझे एक चीज़ बताइए, सिवाय परेशानी के यहाँ तो और कुछ नहीं है। मैं आपको साफ बात कहूँगा, आप किसी से भी पूछ लीजिए।
और जहाँ तक जम्मू के ट्रेडर का ताल्लुक़ है, जो जम्मू का व्यापारी है, वो कितना परेशान है मैं आपको उसकी बात नहीं बता सकता। यहाँ दरबार मूव बंद कर दिया गया मेरे भाई। दरबार मूव की वजह से यहाँ जम्मू की इकॉनमी चलती थी। जम्मू में लोग किराए के मकान लेते थे, हमारे कश्मीरी भाई आते थे, और उससे होता क्या था, हमारे लोगों को यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि उनकी इक़्तिसादी हालत बढ़ती थी। आज जम्मू के जो बाज़ार हैं वो वीरान हैं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, बहुत कम लोग कश्मीरी आए हैं जिनके यहाँ पर मकान है। अदरवाइज़ मुलाज़िम आते थे, उनके साथ उनकी फैमिलीज़ आती थी और उनके साथ और भी मेहमान आते थे। हमारा मानसर भरा हुआ होता था, हमारा सरुईसर भरा हुआ होता था, पत्नीटॉप भरा होता था। लोग यहाँ पे आते थे और आपको मालूम है कि कश्मीरीज़ की स्पेंडिंग पावर बहुत है, और यहाँ से वो ख़रीदो फ़रोख्त करके कश्मीर जाते थे 2 या 3 महीने गुजारने के बाद। आज हमारे रघुनाथ बाज़ार को आप देख लीजिए, हमारे जम्मू की मुख्तलिफ़ मार्केट्स को देख लीजिए, सब खाली जिसे कहते हैं। हमारे होटल्स की आप ऑक्यूपेंसी चेक कर सकते हैं, बुरा हालत है। आप पत्नीटॉप में जाकर देख लीजिए, जिस होटल के 50 रूम हैं, अगर आप उसके मालिक से बात करेंगे वो कहता है जी मेरे 3 कमरे जो हैं वो लग रहे हैं। हर तरफ जिसे कहते हैं बिज़नेस डूबा हुआ है। और अब ये जो नया तुगलकी फरमान आया है, ये फरमान क्या है कि 31 जनवरी तक तमाम जितनी भी स्टेट लैंड है, ठीक है, उसको खाली करवाया जाए। मैं तो कहता हूँ कि आप इंक्रोचमेंट्स हटाइए। मैं तो खुद करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, इंक्रोचमेंट्स के मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इंक्रोचमेंट आपने हटानी किसकी है? आप हटाइए ना जो मगरमच्छ हैं, जो बिग विग्स हैं, जिन्होंने मैं कहूँगा गरीबों का खून निचोड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये जो गैर मुमकिन खड लैंड है, गैर मुमकिन जाड़ है, और जो फॉरेस्ट लैंड है जिसके ऊपर उन लोगों ने वाटर बॉडीज़ के ऊपर होटल्स बनाए हैं, शॉपिंग आर्केड्स बनाए हैं, शॉपिंग मॉल बनाए हैं, गाड़ियों की एजेंसियाँ बनाई हैं, आप ज़रा उनके ख़िलाफ़ बुलडोज़र चलाइए। लेकिन ये जो बुलडोज़र आप गरीब आदमी पे चलाने लगे हैं, जो 2 मरले, 5 मरले, 7 मरले जिसके पास जगह है, आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप देखिए, आज मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मेरी कोई जमात शामिल नहीं है, लेकिन आज देखिए, आज लोग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को मिस कर रहे हैं कि यार वो कैसा लीडर था। लैंड टू टिलर, गरीबों में ज़मीनें बाँट दी। बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उनसे ज़मीनें लेकर गरीबों को दे दी। आज लोग शेख अब्दुल्ला को याद कर रहे हैं, उसको दुआएं दे रहे हैं। और अल्टीमेटली ये कौन सी सरकार आई कि जो कहती है हम गरीबों से ज़मीनें लेंगे और सरमायादार को देंगे? वाह, क्या बात है। एडवोकेट साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, जिस तरह से सरकार का दावा था, लोगों को बड़े वादे, लोगों के साथ वादे किए जा रहे थे कि हम जब हमारी हुकूमत आए कि जम्मू कश्मीर में हम विकास करेंगे, लेकिन उसके बदले जम्मू कश्मीर के में आप देख रहे हैं कि एक गरीब शख्स की मकान को तोड़ा जा रहा है, एक गरीब शख्स से मकान को छीना जा रहा है, ज़मीन को छीना जा रहा है। और हमारे रहबले खेल, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे मुलाजमीन हो, बहुत सारे हमारे नौजवान हो, वो सड़कों पर है। यहाँ पर धरने का जो है एक अड्डा बन गया है, यहाँ पर बुरा हाल हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये विकास, इससे विकास होगा लोगों की ज़मीनें छीन कर लोगों को सड़कों पर लाकर? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, कहते हैं ना, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जिस शख्स के पास एक मकान है यहाँ पे, चाहे वो 5 मरले पे है, चाहे 10 मरले पे है, और आपको मालूम है एक जो गरीब आदमी होता है वो मकान कैसे बनाता है? वो बेचारा तिनका इकट्ठा करता है। जिस तरह एक चिड़िया एक घोंसला बनाती है ना, इसी तरह गरीब आदमी कभी किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेता है, कभी कोई छोटी मोटी कमेटी डालता है, कहीं बैंक से अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो लोन लेगा, फिर उसके बाद वो अपना एक सर छुपाने के लिए एक अपना आसरा बनाता है। आप कहते हैं कि ये जो यूपी वाला कल्चर है, बुलडोज़र कल्चर, आपने जम्मू कश्मीर में भी एंटर कर दिया। मैं कहता हूँ आप बुलडोज़र चलाइए, बुलडोज़र चलाइए ना। मैंने नाम लिए हुए हैं अपने इंटरव्यूज़ में, खसरा नंबर मैंने मेंशन किए हुए हैं, लेकिन वहाँ बुलडोज़र नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने लोग हैं, वो एक मखसूस जमात के लोग हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है, वो एक अलग कैटेगरी है। मैं बार बार कहता हूँ एक बात शकील साहब, कि जम्मू कश्मीर में 2 कानून हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्टेटमेंट भी मैंने देखा था कि आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर में 2 कानून है। क्या कानून है जरा? जम्मू कश्मीर में 2 कानून इसलिए है, एक है गरीब आदमी के लिए, वो कानून बहुत सख्त है, वो चक्की जो है ना उसमें आटा बड़ी जल्दी पीसता है। और एक कानून है रसूख वाले आदमी के लिए, इन्फ्लुएंशियल आदमी के लिए, एक पॉलिटिकल आदमी के लिए, जो कि एक पर्टिकुलर जमात के साथ मुंसलिक है, उसके लिए कोई कानून नहीं। आप देखिए,
जून 2018 में असेंबली टूट गई थी जब महबूबा मुफ्ती सरकार की सपोर्ट विड्रा की गई। आप देखिए जून 2018 कहाँ, आज हम जनवरी 2023 में हैं, ठीक है। 18 और 5 ऑलमोस्ट तकरीबन 5 साल हो जाएंगे, ठीक है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कोठी और मकान जो है वो खाली नहीं किया है। और आपको मज़ेदार बात बताऊंगा, 23 दिसंबर 2018 तक डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट्स ने खत लिखे थे कविंदर गुप्ता जी को, बाली भगत जी को, सुनील शर्मा जी को और बीजेपी के लीडरान को कि जनाब आप अपनी कोठियां जो हैं, मिनिस्ट्रियल बंगलो जो हैं वो खाली कर दीजिए। कब तक? 23 दिसंबर 2018 तक कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आप देख लीजिए, अभी मैंने कोई 1 महीना पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत दरख्वास्त दी। मैंने कहा बताइए क्या कार्रवाई की? कहते हैं जी एविक्शन एक फेज्ड मैनर में की जा रही है, ठीक है। बाकी तमाम अपोजिशन, बाकी तमाम जमात के जो लोग हैं, 107 लोगों को बेदखल कर दिया गया, लेकिन इनके मुतल्लिक़ कहते हैं कि हमें फेज्ड मैनर में करनी है। इससे यही चीज़ अयां होती है कि इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। और फेज मैनर कब होगा? जब नए चुनाव होंगे। इस किस्म की मैं ये कहूँगा ला कानूनियत है और सिलेक्टिव किलिंग है। मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी देखिए, मैं जो आपको बात मुकम्मल कर आपने, मैं जो बात कहता हूँ यहाँ पे दो कानून है। देखिए 31 करोड़ रुपया लोन लिया, एक हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, एक हाइडल प्रोजेक्ट चंबा में लगाने के लिए। उस हिमगिरी के डायरेक्टर, प्रमोटर, गारंटर कौन है? डॉक्टर निर्मल सिंह। डॉक्टर निर्मल सिंह की जोजा ममता सिंह, कविंदर गुप्ता, जुगल किशोर और बड़े बड़े नाम जिसे कहते हैं। आप देख लीजिए, हिलाल राथर ने भी लोन लिया फ्लैट बनाने के लिए। उसमें ये कहते हैं कि इरेगुलरिटीज़ हुई। हिलाल राथर जो है वो सीबीआई की प्रोसिक्यूशन फेस कर रहा है। 11 महीने के बाद हिलाल राथर की ज़मानत होती है, लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह, ममता सिंह, जुगल किशोर, कविंदर गुप्ता, इनके लिए कोई कानून नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं। तो क्या ये दो कानून नहीं है? क्या आप मुझे बताइए, क्या ये दो कानून नहीं है? मैंने ओपनली बताया कि कविंदर गुप्ता गांव कैंक, तहसील बलवाल में 25 कनाल सरकारी ज़मीन की उसकी गिरदावरी पिछले 20 साल की है। साफ इंक्वायरी हो गया, सर्टिफाइड कॉपी अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। चूं तक नहीं किया हमारी ज़िला की इंतज़ामिया ने, ठीक है। और ना ही कभी कविंदर गुप्ता का नाम जो लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेंट्स हैं उसको हमारे डिविजनल कमिश्नर ने वेबसाइट पे चढ़ाया। क्या ये दो कानून नहीं है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या लगता है आपको? ये इसलिए हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैं आपको फिर बार बार कहता हूँ, अगर तो आपने जो हमें ख्वाब दिखाए थे, ख्वाब क्या दिखाए थे? विकास के ख्वाब दिखाए थे। और आपने ये कहा था कि हम साफ़ और शफाफ हुकूमत दे देंगे आपको, ठीक है। वो कहाँ है साफ़ और शफाफ? सीबीआई, ईडीआई, एनआईए, वो इन लोगों के लिए क्यों नहीं है जिन्होंने हमारे देश के ख़जाने से 31 करोड़ लूटा है और सूद डालकर ये 75 करोड़ से भी ऊपर है, ठीक है। क्या इनकी पूछताछ नहीं होगी? ठीक है, क्या कविंदर गुप्ता से पूछताछ नहीं होगी कि आपके पास स्टेट लैंड आप कैसे आ गई आपके पास, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, गरीब आदमी को तंग किया जा रहा है, एक आम आदमी को तंग किया जा रहा है। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, इससे अफरा तफरी का माहौल हुआ है। आप देखिए, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हुए हैं, ठीक है। लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर? आप मुझे बताइए, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? और ये लोग जो हैं, बस एक ही बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास। भाई कहाँ है सबका विकास? आप ये बात क्यों नहीं कहते कि हम बुलडोज़र चलाएंगे, मगरमच्छ के ऊपर चलाएंगे, हम बुलडोज़र चलाएंगे जिसने खड्ड के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया है, लेकिन वहाँ बुलडोज़र नहीं चलेगा। बुलडोज़र चलेगा गरीब आदमी। और अल्टीमेटली ये जो टारगेट है 31 जनवरी का, ये टारगेट क्यों है? क्योंकि ज़मीनें गरीबों से हथियानी हैं और जो सरमाएदार लोग आने हैं, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, कोई उड़ीसा से, उन लोगों को आसान शराइत के ऊपर ये गरीबों से छीनी हुई ज़मीनें जो हैं वो देनी है। बिल्कुल। शकील साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूँगा, जिस तरह से आपने बात की कि टारगेटिंग किलिंग होती है, आखिर सरकार दावे कर रही है
कि हमारे पास इतनी एजेंसियां हैं, हमारे पास इतनी फ़ौज है, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर, और फिर भी उस फ़ौज के बीच में, उस एजेंसियों के बीच में और उस सिक्योरिटी के बीच में खुसूसन मखसूस जगह पे जाके टारगेटिंग किलिंग होती है। क्या लगता है आपको इससे, मतलब क्या कुछ आप समझते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी लैप्स है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, सबसे पहले जो मासूम साथ जाने गई हैं, उनकी क्या गलती थी, आप मुझे बताइए। और दूसरे दिन आप देख लीजिए कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ जब उन्हीं की रिहाइश पे आईडी ब्लास्ट हुआ। और मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, कोई जवाब नहीं है हमारे पास उन फैमिलीज़ के लिए। मैं आपको साफ बात कहूँगा, कोई, मैं कहता हूँ कहाँ से मैं वो अल्फाज लाऊं इसकी मजम्मत करने के लिए। मैं उस माँ को फेस नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ आप देख लीजिए जो मीडिया में लच्छेदार बयान आते हैं, हमारे कुछ लोग हैं, हमने वाइप आउट कर दी मिलिटेंसी, ज़ीरो फ्री हो गया डोडा डिस्ट्रिक्ट, ज़ीरो फ्री कर दी हमने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राजौरी पुंछ। आज देख लीजिए कितने दिन हो गए जो नरसंहार हुआ ढांगरी में, कहीं कातलों का, उन मिलिटेंट्स का, टेररिस्ट का कोई अता पता लगा पाए हैं ये लोग? इसका मतलब आपने क्या इंटेलिजेंस नेटवर्क वहाँ पे बनाया, क्या सिक्योरिटी का आपने वहाँ पे सिस्टम बनाया? क्या ज़मीन खा गई उनको? क्या वो दरख्त खा गए उन मिलिटेंटों को? ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका अवाम जवाब जानना चाहती है। कैसे विश्वास करें हम आपके ऊपर? आपने तो कहा था कि हम यहाँ से उलगाववाद ख़त्म करेंगे, आपने कहा था कि हम यहाँ से भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे चला गया। मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ के हालात क्या हैं। यहाँ के जो लोकल जो ट्रेडर थे, बिजनेसमैन थे, ख़त्म। यहाँ की जो माइनिंग थी, माइनिंग बाहर के लोगों के पास चली गई। यहाँ का जो शराब का व्यापार लोग करते थे, वो शराब का व्यापार भी यूपी बिहार वाले और ये हरियाणा वाले ले गए, ठीक है। तो आप तो अपने घर के सामने एक नाले से एक कड़ाई रेता और बजरी नहीं निकाल सकते। वहाँ पे एक हरियाणवी बाबू आ जाएगा कि जनाब ये ठेका तो मैंने लिया 350 करोड़ का। तो हम वसाइल हमारे, आप मुझे बताइए, ज़मीन हमारी, रिसोर्सेज हमारे जम्मू कश्मीर के, और ऐश कौन कर रहा है? ऐश कर रहे हैं बाबू लोग। और ये ख़ास तौर पर आप सेक्रेटरीट में जाके देखिए ना, ये जो ऑर्डर, जो तुगलकी फरमान जो निकालते हैं, ये कौन है? इनको कोई हमदर्दी है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ? कोई हमदर्दी नहीं। इनको अल्टीमेटली यहाँ पे डेपुटेशन पे आते हैं 1.5 या 2 साल के लिए, माल कमाया, फिर पता चलता है जी DLF में ले लिया फ्लैट, पता चला ग्रेटर नोएडा में ले लिया। आप इनके देख लीजिए ना एसेट्स, ठीक है। अभी तो बहुत सारे मामलात हैं इनके, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बदलाव कैसे आएगा जम्मू कश्मीर के अंदर? जिस तरह से आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर को एक प्रैक्टिकल सेंटर बनाया गया, लैब लेबॉर्ट्री बनाया गया, तो बदलाव कैसे आएगा? बदलाव आएगा जब यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब यहाँ पे एक पॉपुलर सरकार आएगी, जब यहाँ पे स्टेटहुड हमारी रिस्टोर होगी, तब बदलाव आएगा। तब जाके जब यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सामने आएंगे, जिनका एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होगा, वो लोग जो हैं वो जवाबदेह हैं। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं जिनको आप MLA बनाएंगे, आपको मालूम है, उनको पता है कि हमें लोगों ने वोट देकर से कहते हैं भेजा है। अभी तो ये तानाशाही, ये बाबू सरकार जिसे कहते हैं, ठीक है, चाहे DC है चाहे SP है, उसको पता मेरी कोई जवाबदेही नहीं है किसी। जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं वो इररिलेवेंट हो चुके हैं। तो सिस्टम में कॉन्फिडेंस तभी इंस्टिल होगा जब यहाँ पे पॉपुलर सरकार आएगी, जब ये ब्यूरोक्रेटिक राज जो है जब ये ख़त्म होगा, तब जाके वो जो पॉलिटिकल लोग बैठेंगे वो सोचेंगे कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट दूर कैसे करनी है, ये जो डिसकंटेंटमेंट है और ये जो एम्पावरमेंट है लोगों की, वो कैसे करनी। आज आप देखिए DDC है वो भी रो रहा है, जो सरपंच है वो भी रो रहा है, किसी जिसे कहते हैं, क्योंकि एम्पावरमेंट ही नहीं है। आप देखिए मैक्सिमम DDC हैं, उनका DC के साथ यही झगड़ा रहता है, प्रोटोकॉल के इशू रहते हैं। एक कहता मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहता मैं बड़ा हूँ। जब तक यहाँ पे ड्यूली इलेक्टेड सरकार नहीं आएगी, यही परेशानी का आलम यहाँ पे बरकरार रहेगा। इसके साथ आखिरी सवाल आपसे जानने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से आपने कहा कि जब दफ़ा 370 को तोड़ा गया था तो जम्मू शहर के अंदर ढोल बजा के, मिठाइयाँ बाँट के एंजॉयमेंट हो रही थी, सेलिब्रेशन हो रही थी। आखिर उन लोगों के लिए इस वक्त आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
देखिए, बात ऐसे है कि इसमें कोई शक नहीं है, जम्मू में ढोल और नगाड़े बजाए गए थे विद दिस होप कि भाई कहा जाता था कि नहीं जी पूरा विलय नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन पूरी नहीं हुई है। लेकिन जम्मू के लोग इस टाइम सिर्फ मैं कहूँगा कि परेशानी, डिप्रेशन और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू के लोगों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, उनको सब्ज़ बाग दिखाए गए, उनको जो आश्वासन दिए गए थे उसके विपरीत हुआ है सब कुछ। और इस वक्त जम्मू में आप देख लीजिए 5 अगस्त 2019 के बाद 2-3 बरसियाँ उसकी हो चुकी हैं। आपने देखा यहाँ जम्मू में कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग जुलूस निकालते हुए कि जनाब हमें बड़ी खुशी हुई 370 टूटने की, 35A की टूटने की? कुछ भी नहीं। कोई सिवाय भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो फंक्शन होगा आपने देखा होगा, उसके अलावा आप मुझे बता दीजिए कहीं पे कोई 50,000 लोग, मैं कहता हूँ 50 की मैं बात छोड़ता हूँ, कहीं पे 2,000 लोग कहीं पे इकट्ठे हुए हों और उन्होंने कहा हो कि हम वेलकम करते हैं कि 35A और 370A के टूटने का। आज लोग जिसे कहते हैं उनमें बहुत बड़ा एक रोष है, गुस्सा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जो हमसे वादे किए गए थे, हमसे जो कस्में दी गई थी, वो सब झूठी निकली। आज इतनी परेशानी का मामला है हमारे जम्मू में, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। हमारे यहाँ पे एक तंजीम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जम्मू में, जो कि हमारे व्यापारियों के राइट्स की बात करती है। तो आप वक्तन फ़ौक्तन आप उनके भी लीडरान की बात तो सुनते ही हैं, दबे लफ्ज़ों में वो भी अपनी बात बताते हैं। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा अलमिया है मैं आपको बताऊंगा हमारे जम्मू का, हमारे यहाँ लोग खुल के बात नहीं करते। वो खुल के इसलिए बात नहीं करते क्योंकि डर का माहौल है। क्योंकि अगर आपकी दुकान है, अगर आपका बिज़नेस है, तो अगर आप कोई सरकार की किसी पॉलिसी को तनकीद करेंगे तो उसको यही डर है, पता नहीं मेरे घर में पुलिस आ जाएगी, मुझे छापा पड़ जाएगा। इसी तरह हमारे कुछ सियासी लोग हैं, वो भी खामोश इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब पे PSA लग सकता है, महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जो पिछली सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल थे, उन लोगों से कोठियाँ छीनी जा सकती हैं, उनसे सिक्योरिटी छीनी जा सकती है। तो एक आम आदमी यहाँ जम्मू कश्मीर में ये सोचता है, और ख़ासकर मेरे जम्मू में, क्योंकि बहुत ही सादा लोग हैं हमारे जम्मू के डोगरा जो हैं, तो वो ये लोग सोचते हैं कि यार हुकूमत के या इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ या ये जो आर्बिट्रेरी जो डिसीजंस हो रहे हैं, तो लोगों को लगता है यार परेशानी का मामला बन जाएगा, ED आ जाती है, CBI आ जाती है, NIA आ जाती है। तो इसलिए लोगों के जज्बात जो है ना वो थोड़े दबे हुए हैं, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा। तो इसलिए खुल के जिसे कहते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं। किसी को अपना कैरियर बड़ा प्यारा है, किसी को कोई इलेक्शन भी लड़नी है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ कहूँगा। लेकिन जो अंदर की बात है, अंदर की बात यही है कि जम्मू में लोग परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन किराम, आपने बखूबी सुना, एडवोकेट साहब की ज़बानी सुना कि जम्मू के अंदर, जिस शहर के अंदर दफ़ा 370 को तोड़ने के बाद ढोल के साथ, मिठाइयाँ बांटने के साथ सेलिब्रेशन हो रही थी, वो शहर भी आज मायूस है, खौफ में दबा हुआ है। क्योंकि उन्हें पता है कि ये फरमान जो निकल गया है कि हमारे मकानों को, हमारी ज़मीनों को कब छीन लिया जाएगा, वो उन्हें भी मालूम नहीं। कब वहाँ पर बुलडोज़र चलेंगे, वो उन्हें भी मालूम नहीं। कब हमारे नौजवानों को PSA के तहत सड़कों के पीछे डालेगा, वो उन्हें भी मालूम नहीं। कब जो लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें भी पता नहीं कि कब उन पे डंडा लाठियां शुरू होंगी। लेकिन लोगों को एक बहुत भरोसा है कि जम्मू कश्मीर में तब भी सुधार होगा, लेकिन वो कब होगा किसी को मालूम नहीं। हर एक शख्स डर के अंदर, खौफ के अंदर, इसी तलब में लगा हुआ है, इसी सोच में लगा हुआ है कि जम्मू कश्मीर का क्या होगा। आखिर हमेशा से हमारी कोशिश रहती है, आपने भी देखा होगा कि जब भी जुल्म होता है, जब भी अत्याचार होता है, तो बहुत सारे ईमानदार लीडर हो, ईमानदार एक्टिविस्ट हो या ईमानदार एडवोकेट हो, हम उनकी आवाज़ आप लोगों के सामने, इंतज़ामिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त।
कैमरामैन बाबर रफीज के साथ खुदा हाफिज। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.